कि शहीद हैदर सियालवी है कौन? एक बिजनेसमैन, एक मजहब फरोश, एक सोशल एक्टिविस्ट। मैं फ़कत खाक हूँ पर नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। कि आप पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने कंटोनमेंट बोर्ड में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो क्या ये नजरियाती पार्टी बनेगी या पब्लिक फिगर बना रहे हैं? मौत से डर नहीं लगता शहीद हैदर सियालवी को? इस तरह का काम करने जा रहा हूँ, कल मर भी जाऊंगा यार। मौरिख ने किसे जिंदा रखा, यजीद को या इमाम हुसैन? इमाम हुसैन। इमरान खान भी तो 125 दिन का एहतजाज इज मच बेटर देन नवाज शरीफ के पर्ची देख के नहीं कर रहा होता, वो आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कह देता। मरहब को हीरो बनाएंगे या आप शेर खुदा को हीरो बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कड़वा सच के पहले प्रोग्राम के साथ मैं हूं जरार हैदर और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी। हम जानते हैं कि कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं और उनके पीछे एक वजह शोहरत होती है। कुछ लोगों की वजह शोहरत उनके पास मालो दौलत होता है, कुछ की वजह शोहरत उनके दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ की वजह शोहरत उनके पास होने वाली गाड़ियाँ होती हैं और कुछ की वजह शोहरत उनके साथ लगा हुआ एक टैग होता है जिसे निस्बत कहते हैं। हमारे साथ आज के जो मेहमान मशहूर हैं, मौजूद हैं, उनके साथ भी एक टैग है और दुनिया उसे मजहबी टैग के नाम से जानती है। हम उनसे आज बात करेंगे कि वाकई टैग क्या है और क्यों उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो निस्बत क्या है और उनके साथ क्यों जुड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के सरबराह शहीद हैदर सियालवी साहब, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काम भी कर रहे हैं फलाही तंजीमों के हवाले से, और इंशाअल्लाह हमें ये सोच नज़र आ रही है कि वो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हुए, आपने वक्त निकाला। तो हमारा आपसे पहला सवाल यह है कि शहीद हैदर सियालवी है कौन? एक बिजनेसमैन, एक मजहब फरोश, एक सोशल एक्टिविस्ट, ये वो टैग्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। तो शहीद हैदर सियालवी दरअसल है कौन? बिजनेसमैन तो बिल्कुल भी नहीं है, एक नौकर पेशा मुलाजिम है और उतनी तनख्वाह ले लेता है अपने बुजुर्गों से कि जिस पे गाड़ी का पेट्रोल पूरा हो जाए। और दूसरा आपने क्या कहा, मजहब फरोश? मजहब फरोश ये टैग है जो आपके साथ लगा हुआ है। देखिए, मजहब फरोश का मतलब है मजहब को बेचना। जिसने टैग लगाया उससे पूछें कि मजहब कहाँ बेचा। तीसरा था सोशल एक्टिविस्ट। नहीं, इतने अच्छे हमने काम नहीं किए कि ब्लड डोनेशन कैंप्स इतनी ज़्यादा कर दिए या डोनेशन इकट्ठी करके, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है खामोशी से कर लेते हैं। और तारुफ है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ शाह जी कि मैं फ़कत खाक हूँ पर नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है, बेअमल लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, लेकिन अगर कायनात में समझता हूँ किसी को भी इज़्ज़त मिलती है तो उसी दर से मिलती है। तो इसमें देखें मजहबी टैग होना, आप ये देखें शाह जी, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मदरसे से नहीं पढ़ा। मैं जो कॉन्सेप्ट इस कॉम में लाना चाहता था वो बेसिकली ये था कि यार एक यूनिवर्सिटी का बच्चा भी नामूस रिसालत की दफा की बात कर सकता है, एक कॉलेज का स्टूडेंट भी खत्म नबूवत की दफा की बात कर सकता है, ताकि ये लेबल उतरे कि यार ये मौलवी का या पीर का काम है, ये पूरी उम्मत का काम है। तो बीइंग अ मुस्लिम, जब आप जैसे हम जैसे लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं इस कॉज को लेके, तो हमारे टाइप के नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के होते हैं, जो सारी ज़िंदगी वेस्ट को आइडियलाइज करते हैं, जो सारी ज़िंदगी वेस्ट को मतलब अपना सब कुछ समझते हैं, तो ऐसे नौजवान कहते हैं यार ये मुंडा साढ़े वर्ग है, साढ़े नाल बहता है। तो एक जदों एक गल कर रहे हैं तो यार ਇਹਦਾ मतलब है कि इट हैज़ समथिंग। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा तबका जो मुस्तकबिल का इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर या वकील है, शाह जी उस तबके पे फोकस ही नहीं किया गया। अभी तक इन मौजूआत पे मदरसे और मस्जिद से बाहर निकल के किसी ने बात नहीं की। तो आप किस तरीके से निज़ाम में तब्दीली लाएंगे भाई? हमने तो कहा जब तक मुस्तकबिल के एक CSP ऑफिसर को आप ये आइडियोलॉजी नहीं देंगे, निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी। सारी जिंदगी नारे लगाते रहो सड़कों पर, कुछ नहीं होगा।
जब तक एक मुस्तकबिल की सियासतदान जो आपके कैम्ब्रिज से पढ़ता है, बीकन हाउस से पढ़ता है, रूट से पढ़ता है, एलीट क्लास का पुत्र, उसको ये नहीं दोगे पैगाम, क्या करोगे? सारी जिंदगी मेरे साथ बैठ के सड़कों पे रहोगे। ऐसे तो हमने इस पे फोकस किया। अच्छा शेर भाई, आपने नजरिए की बात की कि आप एक नजरिया देना चाहते हैं, आपने किताब भी लिखी नजरियात पे जो शाया हुई और बहुत ज़्यादा उसके पब्लिकेशन जो हैं वो सामने है, फिर आप नजरियाती पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। नजरिया आपके मुताबिक है क्या? किस नजरिए को प्रमोट कर रहे हैं? शाह साहब, नजरिया पाकिस्तान की तकमील तक, ये मेरा मोटो है कि हम लोग अगर पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करते भी हैं तो उसका जो प्राइम फोकस है डेट वुड बी कि हम लोग जिस आइडियोलॉजी पे मुल्क बना था ना, हम उस आइडियोलॉजी का दिफा करने की बात कर रहे हैं। जिस आइडियोलॉजी पे उन माओ ने अपनी बेटियों को कुएं में छलांगे लगवा दी थी कि कोई बनिया जो है वो मेरी बेटी को हाथ ना लगा सके, उस आइडियोलॉजी पे, जिस आइडियोलॉजी पे एक जवान बेटी अपने बूढ़े बाप के साथ आ रही होती थी और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हिजरत करते वक्त जब उसके बाप को पकड़ लिया और हाथ पांव बांध दिए रस्सियों से और उसके सामने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की गई और उसका सीना काट के उसके बाप की गोद में उस बेटी को फेंका गया, वो आखिरी सांसें लेते हुए कहती थी, अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना है। सलाम कहना। वो जिस आइडियोलॉजी पे उसने वो शहादत दी, सलाम दिया, वो जिस आइडियोलॉजी पे दिल्ली से ट्रेन आती थी लाहौर और सारी ट्रेन काट दी जाती थी और जब वापस जाती थी खून से लथपथ, तो लोग फिर वहां पर बैठते थे, लाद के आ रहे होते थे, कोई ऊपर होता था, कोई लटका होता था कि यार ठीक है कट जाएंगे हमें पता है, लेकिन दफन तो पाकिस्तान में जाके होंगे ना। ऐसे शाह जी, वो लाखों कुर्बानियां, वो माओ बहनों के जो इज्जतें लूटी हैं, बेटियों की इज्जतें लूटी हैं, आप मैं समझता हूँ उसे फरामोश किया जा रहा है। अच्छा, नजरिए की आप बात कर रहे हैं कि वो नजरिया लाना चाहते हैं जो उस बेटी का था। पाकिस्तान में बहुत सारे नजरियात हैं, बहुत सारे लोग, हर शख्स का एक अलग नजरिया है। आपके नजरिए में और जो बाकी जैसे इस्लाम, मैंने जैसे स्टार्ट में बात की थी कि मज़हब के साथ एक अटैचमेंट है, इस्लाम के साथ एक अटैचमेंट है। बहुत सारे लोग इस्लाम को रख के सामने एक नजरिया रखते हैं कि हम जिस नजरिए पे हैं वो इस्लामी नजरिया है। तो स्टेट यूथ पार्लियामेंट और शहीद सियालवी का नजरिया उन लोगों से मुख्तलिफ कैसे है? हमारा नजरिया कायदे आज़म का नजरिया एक स्कूल ऑफ थॉट का नजरिया नहीं है। कायदे आज़म ने हर स्कूल ऑफ थॉट को लीड किया था, उनके पीछे हर मकतबा फ़िक्र खड़ा था। कायदे आज़म के साथ इलेक्टेबल्स भी खड़े थे, उस दौर के नवाब वडेरे भी मजबूरी के तहत कायदे आज़म ने साथ मिलाए थे, उस दौर के बेहतरीन डिप्लोमेट भी कायदे आज़म थे, उस दौर के बेहतरीन मुज़ाकरात करने वाली शख्सियत भी कायदे आज़म थी, उस दौर में बेहतरीन अल्फाज का चुनाव रखने वाली शख्सियत भी कायदे आज़म थी, और उस दौर में सबसे बड़ी रूहानी शख्सियात में से भी अगर शुमार किया जाए तो अल्लामा इकबाल के बाद कायदे आज़म का होता था। देखिए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम किसी मौलवी साहब या पीर साहब की ख्वाब में भी आगे कह सकते थे तुम जाओ और पाकिस्तान बनाओ। बेशक ऐसे why he had chosen Qaid Azam for it? Which means he must be having something in him. So he had the ability to lead. And Rasulullah ﷺ ordered him to go to Pakistan and create a separate homeland for the Muslims in the subcontinent. तो मैंने ये सोचा कि यार why shouldn't I play my role as a statesman बजाय इसके कि मैं तकसीम दर तकसीम में लगा रहूँ इस उम्मत की। तो मैंने कहा नहीं, अब आप सबको लेके चले और तब जाके आप अपने मुल्क को मुस्तहकम कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो तामीर थी या जो पाकिस्तान बना था वो इस बेस पे बना था, उसकी तकमील तब भी होगी जब आप अंग्रेज़ों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के आँखों में आंखें डाल के बात कर पाएंगे, जब आप हकीकी मैनों में कर्जा उतारने के लिए एक मुहिम चला लेंगे, जब आप हकीकी मैनों में कह देंगे कि भाई हमसे अब बेटियों की दलाली नहीं होती, हम बेटियाँ नहीं बेचेंगे, जब आप हकीकी मैनों में कह देंगे कि जनाब अभी हमारे जो अड्डे हैं ये बराए फ़रोख्त नहीं है, हमारी जो औलादें हैं वो बराए फ़रोख्त नहीं है कि जिस पे गाड़ी के नीचे कुचल दो, जिसको जाके गोलियों से छलनी कर दो और हम बेइज्जत बरी कर देंगे, नहीं, यू वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। तो मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। तो मतलब शाह जी, अगर हम लोगों का कोई ज़ाती इंटरेस्ट होता ना, टू बी वेरी फ्रैंक, आप और हम एक ही इलाके के हैं, ऐसे ही हमें बना बनाया प्लेटफॉर्म कई पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकता था। ऐसे ही हम लोग वो करके हटो बच्चों वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर हम लोग ने जीरो से स्टार्ट लिए तो उसके पीछे वजह ये थी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे हमें शहीद भाई मिलता है कि आपने प्यार मोहब्बत की बात की, आप मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया, इकबाल के नजरियात लेके आना चाह रहे हैं, मगर हमें ये मिलता है कि शहीद हैदर सियालवी एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। इतनी मोहब्बत के बावजूद क्यों कंट्रोवर्सीज ये शहीद हैदर सियालवी की पर्सनैलिटीज में पाई जाती हैं? हीरो ऑफ अ नेशन इज विलन ऑफ अनदर नेशन। शायद द आंसर वेरी मच सिंपल।
कि पृथ्वीराज चौहान एक कौम का हीरो हो सकता है, शहाबुद्दीन जो है वो उस कौम का हीरो नहीं हो सकता। ऐसे या आप राजपाल को हीरो बनाएंगे, या आप गाजी इल्मुद्दीन को हीरो बनाएंगे, या आप जो है वो मरहब को हीरो बनाएंगे, या आप शेर खुदा को हीरो बनाएंगे। ठीक है, तो हीरो ऑफ अ नेशन इज विलन ऑफ अनदर नेशन, कि वो दूसरी कौम आपको कंट्रोवर्सीज में लाएगी, वो दूसरी कौम आपके खिलाफ बरसरे पेकार होगी। क्या वजह है कि जनाब 1400 साल के बाद भी वो यहूदी उठ के कहते हैं कि खैबर वाज योर लास्ट ऑप्शन? इसका मतलब है कि उनको आज तक उस चीज की जलन हो रही है। ऐसे ही है। तो हमारे काम से भी जिसको जलन हो रही है, हमें खुशी हो रही है कि एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग, कि कोई जल रहा है, कोई जल रहा है। तो शेर भाई, इसी के साथ हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इनसे जानेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी शेर भाई बना रहे हैं वो क्या नजरिया रखती है और किस साइड पर जाती है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कड़वा सच में करते हैं आपको वेलकम बैक, और शहीर भाई से जानते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की लॉन्च ये कर रहे हैं उसका नज़रिया क्या है, क्या वो इसी नज़रियात पे चलती है। तो शहीर भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने कंटोनमेंट बोर्ड में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो क्या ये नज़रियाती पार्टी बनेगी या अपने आप को एक, जैसे सवाल किया जाता है कि पब्लिक फिगर बना रहे हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन में MNA MP और वज़ीर-ए-आज़म तक का ख्वाब है ये? शाह साहब, वज़ीर आज़म का ओहदा छोटा ओहदा है, उन्हें बहुत आगे का ख्वाब देखा हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ख्वाब पहले बता देते हैं और बेचारे उनके जहाज़ क्रैश हो जाते हैं। तो मैं इस तरह नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बताऊँ कि हम लोग 8-10 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे, हमने नारे भी लगा लिए, हमने धरने भी दे दिए, शॉर्ट टर्म कामयाबी भी मिल गई। हम लोगों ने, मतलब हमारी एज के लोगों ने OIC के इजलास भी बुलवा लिए, हमारी एज के नौजवानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत या फॉरेन मिनिस्टर को मजबूर भी कर दिया कि आपने ये बात करनी, और अभी से नहीं 2011 से। तो फिर हमने देखा कि यार नहीं, मुस्तकिल तब्दीली के लिए आप एहतजाज से काम नहीं कर सकते। मुस्तकिल तब्दीली के लिए यू हैव टू मेक लॉज, आपको कानून साजी करनी होगी, एंड फॉर दैट कानून साजी आपको खुद असम्बली का हिस्सा बनना पड़ेगा, या अपने तरबियत याफ्ता लोगों को असम्बली में भेजना होगा, या आपकी लॉबी स्ट्रांग होनी चाहिए इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ताकि आप जाके काम करें। पहले फेज में हमने काम किया कि वी शुड बी हैविंग स्ट्रांग लॉबी इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल इन इट। और उसको आप यूटिलाइज तभी करेंगे जब आप उनके दरमियान बैठे हो, या आपको कोई बंदा उनके दरमियान बैठा हो। तो उसके लिए हम लोगों ने पहला फेज़ ये किया कि पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने से पहले कंटोनमेंट बोर्ड के अभी इलेक्शंस होने सितंबर में, तो हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम कंटोनमेंट से अपने तरबियत याफ्ता नौजवानों को आज़ाद खड़ा कर दिए नजरियाती ग्रुप के नाम से, कि आप कम से कम जीते या ना जीतें, आपके हर कंटोनमेंट में 10-10 वार्ड्स हैं, तो आप हर कंटोनमेंट में 10 लीडर पैदा कर रहे हैं। फिर लोकल बॉडीज इलेक्शंस में आप हर गांव में 1 लीडर पैदा कर रहे हैं। वो जीते या ना जीते यार, उसके पीछे 250-300 बंदा चलने वाला है हर गांव में, तो वो एक से रखेगा, उसकी बात होगी, उसके जरगे होंगे, वो पंचायत में बैठेगा, वो मामलात को हल करेगा। वो जब ग्रास रूट लेवल से ऊपर आएगा तब जाके वो मुल्क की सूरत हाल के लिए कुछ कर सकेगा, नहीं तो वही पैराशूटर, ये नवाब का पुत्र है, वडेरे का पुत्र है, जागीरदार का पुत्र है, गुलामी की सोच से बाहर निकालने का मकसद है। शाह साहब, मैं आज नकातूत में था, तो वहाँ मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैंने कहा बच्चा, मेरा एक ख्वाब है कि जब आप पिंडी घेब में एंटर हों तो आप नवाब साहब के सामने वाली चारपाई पे बराबरी की हैसियत में बैठे, कदमों में ना बैठे ऐसे। तो इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मुल्क का सदर या वजीर आज़म दस्तक दे के मे आई कम इन सर ना बोले, वो बराबरी की सतह पे आए। जब वो किसी मुल्क में जाए तो उसका सदर मुमलिकत आए, उसका सेक्रेटरी ना आए इस्तकबाल के लिए, वो खुद आना चाहिए, खुद आना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो। अच्छा, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आपने कहा कि आपने एक नजरिया लिया, अभी आप कंटोनमेंट बोर्ड में, क्या फ्यूचर, क्या कोई ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है? कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो जाए ना, मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप कर देंगे, ना मैं उस तरह का आदमी हूँ। कोई इल्हाक वगैरह का जी एक दो मैं सीटें निकाल लूँ ना अपनी जमात से, थरथली हम बचा के जरूर रख देंगे। इल्हाक का भी कोई प्लान है किसी पार्टी के साथ? मैं इल्हाक की तरफ आऊंगा। थरथली का मतलब है कानूनी और आईनी तरीके से। ये चीज भी है, ये ना हो कि हमें वो एहतजाज और वो सारी चीजें नजर आती फिरेंगी। पता है क्या, ये और तरह से बात सुनते ही नहीं। मैं क्या करूं, मुझे मजमा ना लगाना। लेकिन हमने जो 4 एहतजाज सिर्फ 1 साल में किए, औरत मार्च का मामला हो गया, बाकी मामलात में वी रिमेन नॉन वायलेंट अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक बात है इल्हाक, पाकिस्तान में जो भी आइडियोलॉजिकल बंदा जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं आज आपके पास पहले इंटरव्यू है इस तरह का सियासी, किसी भी मजहबी या सियासी जमात का, हमारी दुश्मन जमात का भी जिससे हम लोग इख्तिलाफ रखते हों या लड़ाइयाँ हों हमारी, अगर नजरियाती बंदा खड़ा होगा और वो विनिंग कंडीशन में हुआ या 19-20 का फर्क भी हो, तो हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेंगे। मतलब आप चाहते हैं नजरिया आगे बढ़े अपने कैंडिडेट से? सर आपने कान को इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, एक ही बात है। आपने बस तकलीफ पहुंचानी है, जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। हम चाहते हैं कि वो रोए। अच्छा, पाकिस्तान के दुश्मन यहीं पे सवाल आपने कहा कि आप का जो कैंडिडेट होगा उसके मुखालिफ में, अगर शहीर हैदर सियालवी के मुकाबले में कोई नजरियाती कारकुन कहता है कि मैं नजरिया रखता हूं और मैं फेस करना चाहता हूं शहीर हैदर सियालवी को इलेक्शन में, तो फिर क्या होगा? तो मैं नहीं खड़ा हूंगा अगर वो विनिंग कंडीशन में हुआ। मतलब आप अपनी सीट की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं? सर उसमें क्या जाता है, मैं उसकी जगह किसी और हल्के से खड़ा हो जाऊंगा इसमें। मतलब ये आप समझते हैं, इस चीज को आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? हाँ, इस तरह के मामलात में कई ऐसे लोग हैं जो ये पर्सपेक्टिव रखते हैं। मैं आपको बताऊं, नजरियाती बंदा आ जाए ना और वो मुझसे ज्यादा वोट लेने की हैसियत में हो, बजाय इसके कि मैं वोट तकसीम करूं, मैं उसके लिए विड्रॉ कर दूंगा। मतलब क्योंकि मैं सिचुएशन नजर आ रही है, बोलने वाला बंदा है मेन स्ट्रीम में, हमें पाकिस्तान का नजरिया का दिफा करने वाला बंदा है। हमें तो देखें, इस चीज की लालच होती शाह जी, इस वक्त भी हामी भरने की देर है कि ये जो बड़े बड़े मशीर बैठे हुए हैं उनसे अच्छे पोस्ट पे हम अभी भी बैठ सकते हैं। ये 3 महीनों में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ आके कहने को कहा, लेकिन नहीं, हम आपने कहा कि खरीदा ना गया शाह से जूता फकीर का। वाह। अच्छा शहीर भाई, एक सवाल होता है कि आप एक ग्राउंड रियलिटी से उठते हैं, चीज़ों से सामने आते हैं दुनिया के, फिर पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, उसके अलावा डिफरेंट ट्रैवलिंग है, कभी कराची, कभी पेशावर, कभी KPK, कभी किधर, कभी। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये जो पार्टी लॉन्च होने जा रही है इसके पीछे भी कोई पैसों का, क्योंकि सबसे मेन जो बेनिफिशियल चीज होती है वो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? यूके से फंडिंग आ रही है, अमेरिका फंडिंग कर रहा है, सऊदी फंडिंग कर रहा है, ईरान फंडिंग कर रहा है। आखिर ये तमाम तर शहीर हैदर सियालवी के जो अखराज आते हैं वो आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पे? मैंने शुरू किया ATI से, और जब हम लोग इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गए तो एक सालाना महफिल नात कराते, वो पूरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सजाए हुए थे। तो नाज़िम जामिया जो था हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने वैसे पूछा, मैं कि यार इतना फंड कितना इकट्ठा किया है, कोई बड़ा बिजनेसमैन सी? तो उसका जवाब ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कहते सियालवी साहब, हमारी पूरी काबीना ने लैपटॉप बेचा है। वकार शाह हमारा प्रेस सेक्रेटरी पंजाब थे, और शहजादा भट्ट हमारा सूबाई नाजिम होते थे ATI के, चविंडा सियालकोट के। मरी में यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग वर्कशॉप थी शाह जी, तो उधर मंडी बहाउद्दीन के कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब हमने अपने मोबाइल्स बेचे, तो तब जाके ऑडिटोरियम बुक हुआ है। तो मैंने जाके भट्ट साहब ने कहा, मैं कि यार भट्ट साहब तुसी चंगे नाज़िम पंजाब, पैसे तो देखो कोई नहीं इनके, मंडी बहाउद्दीन वाले अब बेच रहे हैं मोबाइल। और कह सियालवी साहब जरा बाइक मेरा कल इतने खलोता सी आज नहीं है। तो शाह जी तंजीमें यूँ चली हैं, हमने अगर वो मेरा जैसा मेरी मर्जी का नारा लगाया होता तो हमें पैसों की कभी इशू ना होता। तो फिर क्या सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम? इतने हम देखा पिछले दिनों, बल्कि अब तो उससे साल गुजरने वाला है, कोविड की वजह से हमें लगता है कि पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम हुआ, उसके पोस्टर हमें हर जगह पे नजर आए। मतलब मैं अटक में था तो अटक में नजर आए, पिंडी इस्लामाबाद में घूमे, हर बैनर पे पोस्टर था। तो वो पोस्टर या मतलब हम देखते हैं तो कहाँ से आ रही है? बनाया था कि हमने एक बुक लिखी है और वी वांट टू पब्लिश इट, और हम फ्री में तकसीम करना चाहते हैं। उस एक वीडियो मैसेज के जवाब में 60,000 किताबें तो मैंने खुद मुफ्त में तकसीम की, नज़रियात की। देखिए ये कौम उस वक़्त भी अपने जेवर बेचे थे उसने, तहरीक पाकिस्तान में भी। ये कौम बहुत कुछ करना चाहती है। लोग जब आप नज़रिए के लिए निकलते हैं वो वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं आपको,
और नज़रिए के लिए लोग सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं या यूटिलाइज करते हैं फॉर अ बिगर कॉज। तो जहाँ पर भी हम गए, जहाँ भी जलसा किया, लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज किया। हमें ये नहीं समझ आती कि साउंड सिस्टम कौन ला रहा है, खाने का अरेंजमेंट कौन कर रहा है। फ्रेंच एम्बेसी वाले सिलसिले में हम धरने पे बैठे, जब सबसे पहला धरना हम लोगों ने दिया पारा चौक में, तो जब धरने की अनाउंसमेंट हो गई, मैंने जब अनाउंस किया, फिर मैं बड़ा परेशान हो गया, यार खाने से क्यों होएगा। वुड यू बिलीव, एक एक बंदे को हाथ में लोग आके सेवर पकड़ा के जा रहे थे। पिंडी के मम्मी डैडी बच्चे चने, हम कहते थे, मैं शर्मिंदा हो गया था उन्हें देख के कि उन्होंने वो बरमूदा पहने होते थे, वो कच्छे टाइप, वो आके जनाब बिरयानियों की प्लेटें सारों में बांटते हैं। वो कहते हैं नहीं जी असी हमें बर्गर बचे, साढ़े दिल च भी इश्क है। तो आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें हमें, ये इश्क रसूल की बुनियाद पे लोग। एक और मैं आपको बात बताऊं, हाँ डेफिनेटली वो उस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे। हम जब शेलिंग हुई थी ना, हम जब आगे मूव किया, तो जो इस्लामाबाद की आंटियां थीं, उन्होंने अपने घर से छत से ना पाइप नीचे फेंक दिए, उसी अपना सरीना के पीछे जितने घर बने थे वहां से फेंका कि जनाब आप लोगों की आंखें जल रही हैं तो ये पानी से जो है वो कर लें। कोई नमक के थैले फेंक रहा था, कोई क्या कर रहा था। इस्लामाबाद के जो बड़े मॉड स्कॉट किस्म के 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के मलकियत के घर में बैठे हुए, सर इश्क हर बंदे के दिल में, तड़प हर बंदे के दिल में। दर्जनों जहांगीर तरीन आपके मुंतज़िर बैठे हैं। फ़िज़ाए बदर पैदा करना आपका काम है, मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना आप अल्लाह ताला का काम है। आपके लिए मुंतज़िर बैठे हैं जहांगीर तरीन टाइप के दर्जनों लोग। आप मैदान में निकले तो फिर ना घर बैठ के हम बोले नहीं जी इनकलाब लाएंगे, तो यूं नहीं आता। अच्छा शेर भाई, ब्रेक लेने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब ये औरत मार्च का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें बड़ी हाईलाइटेड चीज़ें हमारे सामने आई आपकी जानिब से, तो ये भी सवाल आया कि उन्हें फंडिंग हो रही है, और जैसे आपका नज़रिया भी बताता है कि हमें तमाम तर क्लिप्स में कि वहाँ से फंडिंग हो रही है। तो क्या आपको कोई ऑफर्स ऐसी हुई उस टाइम के हम आपको फंड करते हैं, आप इनके खिलाफ निकले? देखें उधर से पर्सपेक्टिव आ रहे थे, फंडिंग हो रही थी, आप इस नज़रिए को लेके, तो आपको क्या ऐसी कोई ऑफर्स थी किसी जानिब से, किसी भी जानिब से, कि आप इनके खिलाफ निकले तो हम आपको फंडिंग करने को तैयार हैं? यार उस वक्त तो हमारे पास साउंड सिस्टम की गाड़ी के पैसे नहीं थे, हम लोगों ने मिलजुल के किया था। तो किसने फंडिंग करनी है इस बेस पे कि जी आप औरत मार्च पे पाबंदी लगाएं? अमेरिका ने करनी है, बरतानिया ने करनी है, फ्रांस ने करनी है, जर्मनी ने करनी है, किसने फंडिंग करनी है? हो सकता है पाकिस्तान का कोई बंदा, पाकिस्तान का कौन सा बंदा इतना बड़ा रिस्क लेगा कि जाके इस्लामाबाद को सील कर दो, मैं फंडिंग करता हूँ और उसके असासे ना बंद हो जाए, FIA आ जाए, साइबर क्राइम। 100 मामले आते हैं, FATF का सबसे बड़ा मसला है, कौन रिस्क लेता है? इस तरह नहीं होता। हमें जब चाहिए होते हैं हम लोग स्टेटस लगा देते हैं और कहते हैं भाई हम इधर आके बैठ रहे हैं, जिसने करना है साउंड सिस्टम ले आओ, ये आपके जिम्मे है। अच्छा जी खाना आपके जिम्मे, खाना वैसे हम लोग वो वाला वक्त डालते नहीं, लोग खुद ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत हो गया, कुर्सियाँ ये आपके जिम्मे है जी। और यार हर बाजार में ना बड़े बड़े ताजिर बैठे हुए हैं, पैसे की अभी वो वक़्त नहीं रही, वो हर बंदा 1-2 लाख रुपए आराम से लगा लेते हैं कि जी ये इंतजाम हो जाते। तो पैसा इज़ नॉट एन इशू, साबित कदम होना चाहिए, पैसा आ जाता है, सारी चीजें फैसिलिटीज आ जाती हैं। की दुआ करें अल्लाह ताला से, पैसा लोगों के पास बड़े कम वक्त में बहुत आ गया, हम लोगों के वो इंटेंशंस रही नहीं है, तभी हुई 2007 से जो गाड़ी है वो अभी ठीक करवाने के लिए शहर में जब आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी खराब है तो उसे ठीक करवाना है, इसी वजह से देरी भी होगी ताखिर में। इसी के साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जो तल्ख सवाल हमें ऑडियंस की जानिब से आए हैं वो हम लेंगे शहीर भाई के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे शहीर हैदर सियालवी के साथ और बता रहे थे अपने नजरियात के बारे में। अब इनसे वो सवालात करने जा रहे हैं जो पब्लिक पूछना जा रही है। कल शहीर भाई आपका जो पेज है, सोशल मीडिया के एक पेज है स्टेट यूथ पार्लियामेंट का, वो हैक किया गया। इंडियंस की जानिब से आपके स्टेटस नज़र आए, दोस्तों के आपके जो स्टेटस नज़र आए उसमें ये था कि इंडियन की जानिब से हैक हुआ। तो हमेशा से ये क्यों होता है? आपने कहा कि मैं एक प्यार मोहब्बत का दावेदार हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना का नज़रिया लेकर चल रहा हूँ, इकबाल की सोच के साथ आपका जो नज़रिया है वो चल रहा है, तो क्यों हमेशा रिपोर्ट्स आती हैं शहीर हैदर सियालवी के चैनल पे? क्यों शहीर हैदर सियालवी का चैनल डीमोनेटाइज होता है? क्यों उसी के पेज ब्लॉक होते हैं, आईडीज ब्लॉक होती हैं? ये क्या ऐसा, पीछे कौन लोग हैं जो इस आईडीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं चाहते कि शहीर हैदर सियालवी आगे बढ़े और मशहूर हो? सर प्यार और मोहब्बत का दावेदार ज़रूर हूँ, बट फॉर द पीपल ऑफ माई आइडियोलॉजी, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल हु आर मुस्लिम्स,
हाँ, एज वेल एज फॉर द माइनॉरिटीज एज वेल, जो ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड है। तो हमारी बातों से जैसे आग लगती है वो करता है। मुझे बताए ना, सिर्फ हमारी पेज ब्लॉक क्यों होता है? मेरे अलावा कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिखा दें आज पाकिस्तान की जो आज के दौर में कश्मीर के मुजाहिदीन को ऑन करता हो। अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि स्टंट है, एक स्टंट है ये अपना ऑन करना नहीं, मतलब रिपोर्ट्स आना या ये इंडियन पेज का सामने हाईलाइट करना कि एक स्टंट है कि हमारे पेज हैक हो रहे हैं, उसे हाईलाइट मिले हमें। बताओ हाईलाइट कितनी मिली है, कितने लोगों ने देखा? वो तो मैंने अपने स्टेटस पे लगाया कि अपने दोस्तों को पता चल जाए कि ये ना हो इस बोगलाट में आ जाके शहीर भाई की काम कर लेना अगेन। तो स्टंट देखें, मशहूर, मतलब लोग कहते हैं कि मशहूर होने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को कहते हैं, कभी जैसे वो एक वाकया, वो डिफरेंट वाकयात होते हैं। मशहूर होने के लिए लोग नंगे होके आ जाते हैं। मशहूर होना इज नॉट अ बिग डील। मशहूर होने के लिए लोग मुफ्ती अब्दुल कवी बन जाते हैं। मशहूर होना इज नॉट अ बिग। अच्छा, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से पिछले इंटरव्यू मैंने किया तो उसमें काफी मशहूर होने के लिए बंदा टिकटॉकर बन जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो 4-5 किराए के गनमैन साथ रख के तो जा रहे हैं तो आ रहे हैं, वो मशहूर होना इज नॉट अ बिग डील। नजरिए का दिफा करना इज अ बिग डील। मुझे बताएं ना, आज के दौर में कौन ये रिस्क लेता है कश्मीर के मुजाहिदों को ऑन करने का कि भाई हाँ हम खड़े होकर वजीरों से भी तालियां बजवा देते हैं उन लोगों के लिए। आर्ट्स काउंसिल में कौन था आप लोगों में से जब वफाकी वजीर मौजूद थे और हम लोगों ने सारा करवाया? ये भाईजान, जब इंडियन मीडिया आपको हाईलाइट करके दहशतगर्द कहता है तो वो एक 1.25 अरब लोगों की इंटरनेशनल मार्केट है जो आपको चैलेंज कर रही है, जो आपको दहशतगर्द कह रही है। सर, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं। ऐसे डेरा बुगटी में 2015 में जलसा करना पाकिस्तानी परचम के साथ, उस वक्त कोई ये रिस्क नहीं लेता था, ना इधर इमरान खान और नवाज शरीफ। 2015 में कोयटा कैंट में नहीं, शहर में सैकड़ों गाड़ियों पे पाकिस्तानी परचम लगा के पश्तूनों और बलोचों और हजारा को एक ही प्लेटफॉर्म पे और बरावी को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े करके आप पाकिस्तानी परचम के सहायता ले जाएं। जब एनआरकी अपने उरूज पे थी, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अपने उरूज पे था, सर इट्स नॉट एन इजी टास्क। भला बड्डा जड़ा ना मुश्किल काम होता है। अच्छा, इस दौरान मतलब थ्रेट्स भी आते होंगे, मौत से डर नहीं लगता शहीद हैदर सियालवी को? इस तरह का काम करने जा रहा हूँ, कल मर भी जाऊंगा यार। उन्हें तो जिंदा रह के बड़ा कोई बंदा तीर मार लेता है, मर जाऊंगा तो क्या? बंदा वो है जो मरने के बाद जिंदा रहता है। मुझे ये बताए ना, हम लोग जिन हस्तियों को फॉलो करते हैं, वक्ती तौर पे लोगों ने कहा था इमाम हुसैन को कि शायद वो जंग माज़ल्ला शिकस्त खा गए। मौरिख ने किसे जिंदा रखा, यजीद को या इमाम हुसैन को? इमाम हुसैन। दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस। मौरिख आपको जिंदा रखे, किताबों में आप जिंदा हो, और तुझको चाहिए कितनी नुसरतें फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, वैसे मुझे आपने जो शेयर किया उससे एक हमारे पिंडी के एक दोस्त है, उन्होंने बेटे का नाम शहीद रखा, शहीद हैदर। वो आकिब भाई ने रखा। तो मतलब आपको इतनी मोहब्बतें आज भी मिल रही हैं? शाह साहब, ये उस आइडियोलॉजी का कमाल है। हम लोगों ने ना तो किसी को आज तक नौकरी दे सके, ना किसी का नलका लगा सके, ना किसी की सड़क पक्की करा सके, ना हमने लोगों को खरीदने की कोशिश की। ये आइडियोलॉजी है जिसके लिए हम भी लोगों पे कुर्बान होते हैं, वो हम पे कुर्बान होते हैं। दिस इज ये रूहानी ताल्लुक शाह जी जिस्मानी और खूनी ताल्लुक से भी बढ़ के होता है। अच्छा शहीर भाई, काफ़ी इंटरव्यूज़ आपके चल रहे हैं, आपके चैनल पे डिफरेंट आप कर रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि अभी खामोशी है, खामोशी के बाद एक तूफ़ान आएगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि वो खामोशी बढ़ती जा रही है, तूफ़ान कहीं ख़त्म तो नहीं होने वाला? शायद कि वो खामोशी की आड़ में तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा कहीं। शाह साहब, कामयाब 2 बंदे होते हैं। नंबर 1, a successful person is the one who knows where to stop. नंबर 2, successful person is the one जो मौके पे चौका मारे। waiting for the right time, चौका मारेंगे, उस इंतजार कर लग सकता है, लेकिन सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये बेवकूफ़ों का काम है कि वैसे ही आके बस शुरू हो जाए, नहीं, हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मतलब वो जो शोर है वो थमेगा नहीं, वो ना वो एक लावा उबल रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमारे आइडियोलॉजी के जो मुखालिफ कुव्वत हैं उसको
बहा ले जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा शहीर भाई, आखिर में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या पैगाम, आप पैगाम तो देते रहते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे। अच्छा नहीं, सख्त मैं चाह रहा था कि हम चाहते हैं आपका जो तूफान है, तूफान के बाद हम मजीद लड़ पड़ूं। तो हम चाह रहे थे कि जो सख्त सवाल हैं वो हम उस तूफान के बाद करें, ऐसे ना वो तूफान कहीं इसी सख्त सवालों में थम जाए। तो क्या पैगाम क्या है, मतलब नौजवान कौम आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा चीज। मैं कहता हूँ मुझसे एक्सपेक्ट ना करे, मेहरबानी करे और अपने गांव देहातों में, अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अपना धड़ा मजबूत करें और एक बहुत बड़े इनकलाब का इंतज़ार करें, जो एक नज़रियाती इनकलाब होगा, इसी सिस्टम में रहते हुए वो इनकलाब होगा और खामोश इनकलाब है इस वक्त, उभर के आएगा इंशाल्लाह ताला। एंड बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला एक नया पॉलिटिकल सेटअप हम लोग ला रहे हैं ताकि पाकिस्तान का जो ये टैलेंट है ये मेन स्ट्रीम में आए, जो नज़रिया का दिफा करने वाले नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, जिन्हें आप जब इंटरनेशनल सतह पे कश्मीर के लिए भेजेंगे लॉबिंग करने के लिए, तो वो जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाके कन्विंस कर पाए। जिन्हें आप इंटरनेशनल सतह पे जाके भेजेंगे कि जनाब आप ब्लास्फेमी लॉज पे आके बात करें, तो वो तमाम रिलीजन्स को ऑन बोर्ड लेके कन्विंस करें कि जनाब नो वन शुड बी एबल टू स्पीक अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नो वन शुड बी एबल टू स्पीक अगेंस्ट मोसेस एंड डेविड, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एंड हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सिमिलरली नो वन कुड बी एबल टू स्पीक अगेंस्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कानून साजी तमाम मज़ाहिब को आप ऑन बोर्ड लेके बना सकते हैं, टेक्निकलिटीज़ को समझें और ऐसा बंदा मेन स्ट्रीम में आ सकता है, इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। इस पे बहुत कुछ काम करने का है, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग ये बरादरियों से निकलेंगे सो कॉल्ड, और ये नवाबों वडेरों और जागीरदारों की गिटों से, हुक्के भरने से, घोड़े कुत्ते नहलाने से निकलेंगे और खुद गुलामी की सोच से निकलेंगे। और सर शाहजी, मैं आपको बात बताऊं, ये मैं कहता हूं लोगों को कि अगर तुमने मास्टर्स करने के बाद भी अंडर मैट्रिक नवाब के गिटों में बैठना तो डिग्री को आग लगा दो, ना करो डिग्री। और यार अपने घर से खाना खा रहे हो ना, रूखी सूट की खा रहे हो, अपने घर से खा रहे हो, बस हुर्रियत पसंद की जिंदगी गुजारो, एक दलेर बंदे वाली पता चले कि ये नहीं कि पता ये ना चले कि जनाब नवाब साहब के गिटों में सारी जिंदगी चली गई है। तो नजरियाती जिंदगी गुजारा। कोई भी बंदा, बुरहान वानी कोई बहुत बड़ा जागीरदार नहीं था, लेकिन हर बंदे के दिल में बसता है। गाजी इल्मुद्दीन जिसे कहते थे, तरखाना जब बन रहा है तो बाजी ले गया सारे आते। फिर जमात अली शाह जैसे लोग जिनका सबसे ज़्यादा मुरीद होते थे, वो पाँव चूम रहे, सैयदजादे पाँव चूम रहे हैं उनके। तो नजरिया आपकी बका की जंग लड़ता है। फिर तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, खुदा की बस फिर वो होता है। वो अल्लाह ने कह दिया तो फिर एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक ऐसी। तो उस जंग के में, उस नजरिए की जंग में हमारा साथ है। अच्छा शहीर भाई, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं। हम आपसे 3-4 सवाल जो हमारे ऑडियंस, हालांकि ये कड़वा सच है, मगर हम 3-4 सवाल आपसे थोड़े से पूछना चाह रहे हैं। वो अपने 2 पर्सनैलिटीज़ में से चुनना है कि कौन क्या चीज़ें। मैं बहुत मुख्तसर से 3-4 सवाल करूँगा, हालांकि सवालात के भरमार है हमारे पास, मगर 4-5 सवालात हैं कि लिबरल आंटीज या देसी आंटीज में से किसको चूज करेंगे? देसी आंटीज किस कैटेगरी की बात करें? लिबरल को तो हम नहीं चूज करेंगे। लिबरल को चूज नहीं, मतलब देसी आंटीज की जो माशरे में चल रही हैं और घरेलू सतह के लिए चल रहे हैं, देसी उन्हें कहा जाता है। उनकी टर्मिनोलॉजी जरा अच्छी मतलब देसी का मतलब अगले सवाल की तरफ चले। दूसरा सवाल है कि इकबाल की शायरी या अली ज़रियौन की शायरी? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तमाम शोरा का अदब करता हूँ। वालिद साहब जब कॉलेज में थे ना, तो उनके टीचर ने कहते थे, बेटा जब मजमून लिखना आए ना कि इकबाल पे लिखो, फैज़ पे लिखो, मीर पे लिखो, इकबाल को ना छेड़ना, तुम्हारा लेवल नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इकबाल के साथ ना रिलेट किया करे किसी को, चीज़ों को। मतलब बस एक अलग नहीं, वो वली अल्लाह है। मतलब पुरानी शायरी या जदीद शायरी? इकबाल की शायरी से जदीद शायरी कोई नहीं है भाई, वो हर दौर की अक्कासी करता है। आप कोई और तहजीब हाफी बोले या अली ज़रियौन करें तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों नहीं। अच्छा, दोनों कदर करता हूँ, तहजीब हाफी साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप तहजीब हाफी को अली ज़रियौन से अच्छा शायर समझते हैं? उनकी कुछ शायरी मुझे पसंद आ गई, लेकिन
मैं दोनों की कदर करता हूँ, अदब का जो भी अदब की शायरी मैं कभी भी उसे तराजू में नहीं तोलूंगा। लेकिन इकबाल है। इमरान खान या नवाज शरीफ? यार सियासी वाबस्तगी आने वाली, जितना मुझे ख्वार इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया है इतना किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ बाहर बैठ के एहतजाज करता था, मैंने पाकिस्तान में बैठ के 4 धरने दिए, लेकिन इमरान खान भी तो 125 दिन का एहतजाज किया। इज मच बेटर देन नवाज शरीफ के पर्ची देख के नहीं वो कर रहा होता, वो आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कह देता। तो मैं, मेरे मुल्क की इज्जत बढ़ी है तो मेरी इज्जत बढ़ी है भाई। मैं उसकी मुखालफत करूंगा, हो सकता है मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ लूं जाके, लेकिन वो ही इज मच बेटर देन नवाज शरीफ। मियां वाली से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो जेलम से लड़ेंगे। अच्छा, फिलहाल जेलम से लड़ेंगे। अच्छा, बिलावल या शेख रशीद? यार एज अ पॉलिटिशियन या किसी भी नजरिए से, मैं पहले सवाल से रिलेट कर लें। हर एतबार से, एज अ पॉलिटिशियन भी और नजरिए से भी, शेख रशीद सेल्फ मेड आदमी है। उसने हमारी तरह थड़ों पे सारा जिंदगी गुजारी है, उसने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, उसे बना बनाया नहीं मिला, तो आई वुड प्रेफर शेख रशीद। अच्छा, आखिरी तल्ख सवाल, ये भी इनका भी कंपैरिजन नहीं बनता, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हालांकि शेख ने जितना मुझ पे क्रैकडाउन किया ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन सेल्फ मेड आदमी है। अच्छा, आखिरी सवाल और थोड़ा सा उसमें है प्यार मोहब्बत का आंसर भी है, और दूसरा, कौम का बेटा या सलाउद्दीन हैदर? या सलाउद्दीन हैदर को भी आप कौम का बेटा समझते हैं? फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है कि वो उसको मैं इसी नजरिए पे लेके आऊं? आइडियोलॉजी इज वर्स देन योर ब्लड रिलेशंस एज वेल। मैं अपने घर वालों का नसीब नहीं होता, ये तो केसेस चल रहे हैं तो ज़्यादा घर में बैठे हैं उनके लिए तैयारी में। अदरवाइज हम लोगों ने आइडियोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। नेल्सन मंडेला की किताब में हवालात में पढ़ रहा था, जिस रात हमारी मुलाकात हुई थी, तो उसकी जब शादी हुई तो उसके ससुर ने अपनी बेटी को कहा कि माय डॉटर, you had married a person who had already been married with a struggle, जो पहले से एक जदोजहद से शादी करके बैठा हुआ है, तुम्हारी शादी उससे हुई है तो you are a blessed one। तो हमारे लिए आइडियोलॉजी इज एट द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई विश कि मेरा बेटा जो है वो वर्दी में मलबूस हो और अपने दादा को सलूट कर सके उस वर्दी में। मैं शायद वो ख्वाहिश पूरी ना कर सका, चाहते हैं कि वो आर्मी में जाए। मेरा यही है कि वो या अपने चचा की यूनिट में जाए या अपने दादा की यूनिट में जाए। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत हम चाह रहे थे, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, कर लियो उनते माहौल बने मगर क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तितामी मराइल में पहुंच चुका है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक्त दिया। और शहीर भाई जिस किताब की बात कर रहे थे, मैं उस दौरान इनसे मिला तो उस टाइम मैंने वो जेल के नज़रियात देखे हैं, वो जेल में बैठा हुआ शहीर सियालवी भी देखा है। एक जिंदगी का अरसा शहीर भाई के साथ गुजारा है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत सारे ऐसे सवाल एजेंसी दे नहीं है वो जितना गंदा बाथरूम 6 वो बिल्कुल ईंटों वाला था ना, और वो कॉकरोचेस फिर रहे थे। और मैं शहीर भाई से मिला तो वो शहीर भाई का एक अलग वो मतलब नजरिया, मैंने इनके घर भी मिलता था सारी चीज़ों में, तो एक वो एक अलग नजरिया, वो स्ट्रगल मैंने आपकी देखी है। फिर आपने हमें इंटरव्यूज में डिफरेंट देखा, और फिर इनके दोस्तों से भी हमारी जब मुलाकात होती थी वो बताते थे कि शहीर भाई ने कैसे बाइक का सफर तय किया और कैसे आज ये शहीर हैदर सियालवी इस अगर ड्रेसअप में है और जब लोगों के सामने खिताब करता है तो एक मुख्तलिफ शहीर सियालवी, वो स्ट्रगल का फेस देखा है। तो इस वजह से एक दफ़ा फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, कड़वा सच के अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान जरार हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।